इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी ये कहानी पुरानी नहीं लगती। अगर किसी भी घर में दो बच्चे हों तो उसमें बड़े बच्चे से यह उम्मीद की जाती है कि वह बड़े बनकर रहे। अगर बड़ा ही बिगड़ गया तो छोटे को रास्ता कौन दिखाएगा। और हम यह भूल जाते हैं कि बड़ा भी तो बच्चा ही है, उसकी भी कुछ आशाएं हैं। आज की कहानी मुंशी प्रेमचंद की बड़े भाई साहब, जो हमेशा बड़े भाई साहब ही रहते हैं। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्हें भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वे जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इसी भावना की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तबीह और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वे स्वभाव से बड़े ही अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब की हंसलियों पर चिड़िया, कुत्तों और बिल्लियों की तस्वीर बना करते। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षर से नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता, न कोई समझ स्वय। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल आमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक उसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा, और उनसे पूछने का साहस भी न था। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझने के लिए मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता, और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता। कहीं कोई साथी मिल जाता तो पूछना ही क्या, कभी चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार इसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे। हमेशा यही सवाल, और इसी ध्वनि में पूछा जाता। इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मुंह से यह बात क्यों नहीं निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए इसके सिवा कोई इलाज ही नहीं था कि स्नेह और रोज से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करें। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल है। जो चाहे पढ़े, लेकिन ऐरा गैरा नत्थु गैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते हैं। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती है क्या? हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ कि तुम इतने घोगर हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, तुम अपनी आंखें से देखते हो। अगर नहीं देखते तो तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर नहीं। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2 या 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं ही खेल कूद कर वक्त गवाकर पास हो जाओगे? मुझे दो ही 3 साल लगते हो, तुम उम्र भर उसी दर्जे में पड़े रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ।
मजे से गुल्ली डंडे खेलना। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? मैं लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया था, लताड़ कौन सही। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें करते, ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत छूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मुझ में न थी। उस निराशा से जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते से बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना ही मंजूर था। लेकिन उतनी मेहनत मुझे तो चक्कर आ जाते थे। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मेरा इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेलकूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल उठना, 6 बजे मुंह हाथ धोना, नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब और 9 से 9:30 तक इतिहास। फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल और 5 से 6 तक ग्रामर। आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कॉम्पोजिशन। फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद और 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय और फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात और उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के वह हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद और कबड्डी के वह दांव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच लेती। और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ू पुस्तकें, किसी की याद न रहती। फिर भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता और मैं उनके साय से भी भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ही ना होती। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी सी तलवार नाचती रहती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और गुडकियां खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार न कर सकता। सालाना इम्तिहान हुआ और भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया। दर्जे में प्रथम आया और मेरा उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया था। जी, मैं आया और भाई साहब को आड़े हाथ लूंगा। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी था और दर्जे में अव्वल भी हूँ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने की विचार से ही मैं लज्जास्पद जान पड़ता। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान और सम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रोब मुझ पर न रहा। आज़ादी से खेलकूद में शरीक होने लगा और दिल से मजबूत भी था। अगर उन्होंने मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ ही गया हूँ। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक अब मुझ पर नहीं है। भाई साहब ने इसे भाप लिया और उसकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली हो और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए, दर्जे में अव्वल आ गए, तो तुम्हें दिमाग हो गया। अगर भाईजान घमंड तो बड़ों बड़ों का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है? इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उनके चरित्र में तुमने कौन सा उपदेश लिया है, या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं है। असल चीज़ है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन हैं। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उनकी गुलामी करते थे।
आग और पानी के देवता भी उनके दास थे, मगर उनका अंत क्या हुआ? घमंड ने उनका नामो निशान मिटा दिया। कोई उनसे एक चिल्लू पानी देना भी पसंद न करता था। आदमी को कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान न करे। इतराए नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया से गया। शैतान का हाल भी तो पड़ा होगा। उसे यह अभिमान हुआ कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई ही नहीं था। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। साहिरोम ने भी एक बार अहंकार किया था। भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा ही पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो, तुम तो अपनी मेहनत से पास नहीं हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई है, मगर बटेर केवल एक बार हाथ आती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे से भी अंधा चोट निशान पड़ जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। मेरे फेल होने पर मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीने आ जाएंगे। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने जमाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं है। 8-8 हेनरी ही गुजरे। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद रखना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह अगर जो हेनरी 8वें लिखा तो सब नंबर गायब, सफा चट। सिफर भी ना मिलेगी, सिफर भी हो किस ख्याल में। दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम्स। कोड़ियों चार्लिस दिमाग चक्कर खाने लगता है। आंधी रोग हो जाएगा। इन अभागों को नाम भी ना जुड़ा था। एक के नाम के पीछे 2 यम 100 यम चहारूम पंजूम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। ए बै जय की जगह ए जय बै लिख जाए तो सारे नंबर कट जाए। कोई इन निर्दयी से ये तो पूछे, आखिर ए बै जय और ए जय बै में क्या फ़र्क है? और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो? दाल भात रोटी खाओ या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन्हें क्या परवाह। वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहे लड़के अक्षर रट रट डालें और उसी रटत का नाम शिक्षा रख छोड़ा। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों को पढ़ने में क्या फ़ायदा। इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना हो गया। पूछिए इससे प्रयोजन। दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा रहे मेरी बला से, लेकिन परीक्षा में पास होना तो यह सब खुराफात याद करना ही पड़ेगा। कह दिया, समय की पाबंदी पर एक नियम देखो जो 4 पन्नों से कम न हो। अब आप कापी सामने खोलें, कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोएं। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है और दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में भी उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? जो बात एक वाक्य में कही जाती है उसे 4 पन्नों में लिखने की ज़रूरत क्या है? मैं तो इसे हिमाकत समझता हूँ। यह तो समय की किफ़ायत नहीं बल्कि दुरुपयोग है। क्या व्यर्थ की बातें। हम चाहते हैं आदमी जो कुछ कहना है वह झटपट कह दे और अपनी राह पकड़ ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रगड़ने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखो, और पन्ने भी पूरे। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो क्या है? अनर्थ तो यह है कि कहा यह जाता है कि संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। ठीक है, संक्षेप में 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे भी। और उल्टी बात यह नहीं कि बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापक को इतनी तमीज़ नहीं कि उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओ लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए तो ज़मीन पर पाँव नहीं रख रहे। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे ज़्यादा अनुभव है।
जो कुछ कहता हूँ उसे गिरा बांधिए, नहीं तो पछताएंगे। ये तो स्कूल का समय निकट था, नहीं तो ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार, तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाते। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था, उसने मुझे भयभीत कर दिया था। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं गया, यह ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार भी पुस्तकों में मेरी रुचि ज्यों की त्यों ही बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी था मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील न होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन काटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान आए और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत तो नहीं की थी। मुझे खुद अचरज हुआ कि भाई साहब ने प्राण तक परिश्रम किया था, कोर्स का एक एक सब चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने से पहले मुद्रा क्रांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े, मैं भी रो पड़ा। अपने पास होने वाली खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच अब केवल दर्जे का अंतर रह गया था। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई, कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैं इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझसे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे उस वक्त अप्रिय लगता है, आवश्यक, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास होता जा रहा हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्हें धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा तो बहुत कम। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से तो जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद। मुझे कनकव्वे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया। अब सारा समय कनकव्वे यानी पतंग, अब सारा समय पतंगबाजी के भेंट हो जाता। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकव्वे उड़ाता था। मांझा देना, कन्नी बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्याएं अब गुप्त रूप में हल की जाती थी। भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों से कम हो गया। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर में एक कनकव्वे लूटने बेतहाशा दौड़ता जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पतित की ओर, जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा है। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन में नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की एक पूरी सेना लग गई थी। झाड़दार बांस के लिए उसका स्वागत करने को दौड़ी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ थे, आकाश में उड़ रहे थे, जहाँ सब कुछ समतल है, न कोई मोटर कार, न ट्रम और न गाड़ियाँ। सहसा भाई साहब से मेरी भेंट हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लोंडों के साथ धेले के कनकव्वों के लिए दौड़ते हो? तुमने शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका कोई भी लिहाज नहीं कि अब आप नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए और मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक ज़माना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायाब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुपरिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर, समाचार पत्रों के संपादक हैं।
बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी 8वीं दर्जे में आकर बाजारी लोंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कमअक्ली का बड़ा दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दीन से समझते होंगे कि मैं भाई साहब से महज 1 दर्जे नीचे हूँ और अब उन्हें मुझे कुछ कहने का हक ही नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समक्ष हो जाओ और शायद 1 साल बाद तुम मुझसे आगे भी जाओ, लेकिन मुझसे और तुम में जो 5 साल का अंतर है इसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है वो तुमको, चाहे तुम MA और MPhil कर लो, तब भी नहीं होगा। समझ किताब पढ़ने से नहीं आती। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं और 6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने विवाह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें मालूम हो या ना हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। देव न करे आज मैं बीमार हो गया तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे और दादा को ताड़ देने के सिवाय तुम्हारे पास कुछ न सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह पर दादा हो तो किसी को ताड़ न देंगे, न घबराएंगे और न बदहवास होंगे। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे और उसमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और पैसे पैसों को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं, लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है और एक कुटुंब का पालन किया है जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, MA हैं कि नहीं, यहाँ के MA नहीं हैं, ऑक्सफोर्ड के हैं, 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ आकर बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे, और जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया जैसे घर में लक्ष्मी आ गई हो। तो भाईजान यह गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो, अब स्वतंत्र हो, मेरे देखते हुए तुम बेराह नहीं चलोगे। अगर तुम यूँ नहीं मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर उसका उपयोग कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही होगी। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज़ नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, मैं कनकव्वे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी करता है, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन क्या करूं, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर ही है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकव्वा हमारे ऊपर से आ गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोला पीछे पीछे दौड़ता चला रहा था। भाई साहब लंबे हैं ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहासा हॉस्टल की तरफ दौड़ने लगे। मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और शेयर करें। धन्यवाद।